नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 7 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है। दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट ये तीनों ही शिफ्ट के एग्जाम समाप्त हो गए हैं। चौथा शिफ्ट का एग्जाम अभी बाकी है, उसका एनालिसिस जो है जीके जीएस वाला वो भी आना बाकी है। दोस्तों इन तीनों शिफ्ट के एग्जाम में मैथ के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए और पूछे गए जो मुझे प्राप्त हुए विथ ओरिजिनल डाटा वो सभी प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। यहाँ पे आप 26 मैथ के प्रश्न देखेंगे जो आज के एग्जाम में पूछे गए। मैंने मैथ पे जो वीडियो दिया है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हाँ कैलकुलेटिव जरूर आ रही है। तो कैलकुलेशन फास्ट एक ही तरीके हैं मेरे भाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई भी तरीके नहीं है कैलकुलेशन फास्ट करने का। तो चलिए देखिए कौन कौन सा मैथ का प्रश्न पूछा गया था आज 7 फरवरी 2023 के सभी शिफ्टों में। 3 वर्षों में 49,000 कोई धन जो है 3 वर्ष में 49,000, 5 वर्ष में 64,000। दोनों ही स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज की दर समान हो तो वार्षिक दर क्या होगी। एक बात मुझे बताइए, अगर आप 100 रुपया किसी को चक्रवृद्धि ब्याज पे देते हैं तो दूसरा साल जो होगा यानी सेकेंड ईयर जो होगा उसमें क्या आपका मूलधन 100 रुपया ही रहता है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें जो है हमारा इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है सेकेंड साल के लिए। बस इतने से ये सवाल बन जाती थी एग्जाम के अंदर, लेकिन इतने सोचने के लिए पहले आपको जो है घर पे मेहनत करना होता है। देखिए दोस्तों 3 साल में जो ये 49,000 बना है, 3 साल में जो ये 49,000 बना है, ये इस 3 साल के लिए तो आपका अमाउंट है, लेकिन जो आगामी 2 साल में ये बढ़ के 64,000 हो गया है तो यही 49,000 जो है हमारा कैपिटल का काम करने लगेगा आगामी 2 साल के लिए। तो आगामी कैपिटल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 के पावर टाइम हमारा 2 वर्ष चलेगा, क्योंकि 3 वर्ष में हम 49,000 जब बना लिए इसी को कैपिटल माने तो 5 वर्ष में से 2 ही वर्ष बचा, बराबर जो हमारा क्या मतलब क्या हो गया है, अमाउंट हो गया है। अब 49,000 से हम ये 64,000 की 3 जीरो उड़ा डाले, इसको जो है हम 1 प्लस रेट बाय 100 का स्क्वायर बराबर जो है 64/49 लिख सकते हैं, यानी जो है आपका 8/7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर हम काट डालेंगे, 1 प्लस आर बाय 100 का वैल्यू 8/7, तो आर बाय 100 का वैल्यू हम 8/7 में से ये वाला 1 ले जाके हम इधर घटाएंगे तो 1/7 बचेगा। 7r बराबर 100 क्रॉस गुना होगा तो r का वैल्यू जो है 100/7 आ जाएगा, या फिर 14 सही 14 सत्ते 98 है ना, 14 सही 2.7 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ पर है आपके ऑप्शन 14 सही 2/7, तो एक ही ऑप्शन देख रहा है 14 के बाद कुछ है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी और आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों एसएससी के जो एग्जाम है ना, अगर आपको मान लीजिए कभी मैथ वगैरह नहीं बन रहा है और ऑप्शन में इस प्रकार का कुछ परसेंटेज है, जैसे देखिए 14 सही 2 अभी कितना आया था 7, 16 × 48 2 50, 16.2/3, 33.1/3, 66.2/3। ये एसएससी को ना बहुत लगाव है इन चीजों से, बहुत ज्यादा आंसर आता है ये ऑप्शन, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट में जिसको नहीं बने भाई, ठीक है। इसके अलावा 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 नहीं 1,20,000 रुपए का 3 वर्षों में मिश्र धन क्या होगा। देखिए जो मिश्र धन है, सबसे पहले 10% रेट से आपका 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। तो 3 वर्षों के लिए फाइनल रेट कैलकुलेट करना हम कैसे सिखाए हैं। 3 वर्षों के लिए आपका क्या होता है 3r स्क्वायर और आपका r3, ठीक है, यही होता है। अब 10% के स्लैब से इसमें डालिए तो 10 तिया के 30, 10 दाहिन के 100 तियई के 300 और 10 दाहिन के 100 दाहिन के 1,000। मैंने कहा कि भाई ये स्लैब जो है इसके बीच में 2 अंक से ज्यादा नहीं चाहिए, अगर 2 अंक से ज्यादा है तो पीछे वाले में शिफ्ट कर देना चाहिए। तो 30 में 3 शिफ्ट होगा तो 33 आएगा, इधर बचेगा 0 0, इधर भी 4 अंक है, ये 2 अंक जो है इधर शिफ्ट होना चाहिए। तो 0 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 से होगा, यानी 33.10% हम निकाल देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा इस मूलधन का, अगर हम 33.10% निकाल दे। लेकिन मुझे ब्याज तो निकालना ही नहीं है, मुझे निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन 100% में से जितना ब्याज आया वो भी जुटेगा, तो 100% तो ये खुद है और 33.1% निकलेगा ब्याज, तो ये हमारा हो जाएगा 133.1% हमें निकालना है किसका, है ना, 1,00,20,000
20,000 रुपये का। ठीक है, यही निकालना है। अब मैं एक जीरो, ये दशमलव हटा के वो जीरो डाल देता हूँ, दशमलव काट दिया भाई। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दिया। 120 को और 1331 को गुना करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 गुने 1331 ये हमारा आंसर है। अब इसे गुना कैसे करते हैं ये भी डिपेंड करता है। चलिए गुना कर देते हैं। 1331 को पहले हम 1 से गुना करेंगे। पहले हम लोग इधर से करते हैं ना, ये तरीका गलत है, ये बच्चा वाला तरीका है। आइए इधर से करते हैं। तो 1331 हो गया, इस 1 से गुना किए तो अब एक कौन स्थान पे है भाई, तो इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पे है, तो सैकड़ा में 2 गो जीरो, तो 2 गो जीरो डाल दिए। इसके अलावा 1331 को 2 से गुना करें तो 2662 होगा। यही फायदा है कि तुरंत हो जाता है। और ये दहाई के अंक पे है तो 1 गो जीरो डाल दिए। इसके अलावा 1331 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट में 0 आने वाला है। इसके बाद 2 और 0, लास्ट में फिर से 20 आने वाला। तो लास्ट में 20 कहाँ है, एक ही ऑप्शन में, आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया कि एक चोर और पुलिस जो एक दूसरे से 420 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है। ये मान लीजिए ए है चोर और बी है आपका पुलिस। ठीक है, ये दोनों चोर और पुलिस है, एक दूसरे से 420 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है। पुलिस को देखते ही चोर 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से भागना स्टार्ट कर देता है। उसी समय बोल रहा है कि तुरंत ही पुलिस 25 किलोमीटर के घंटा से चलना जो है यानी चोर को पकड़ने के लिए यानी पीछा करने लगता है। इसको बनाने के लिए देखिए, चोर पुलिस से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, फ्री का नंबर देते हैं आपको। ठीक है, तो बोलता है कि 3 मिनट के बाद चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी शेष रह जाएगी। देखिए, एक तो होता है इसमें बनाने के लिए कि समय बराबर जो है आपका डिस्टेंस बट्टा वेलोसिटी, ये वाला फॉर्मूला। इसके बाद अगर 2 ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जा रहा है तो जो सापेक्षिक चाल होगा ये आपका क्या होता है, v1 माइनस v2 होता है। अगर 2 ऑब्जेक्ट विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्षिक चाल v1 प्लस v2 होते हैं। मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए किलोमीटर को 5/18 से गुना, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना। इसके अलावा और कुछ जानकारी तो मुझे चाहिए ही नहीं, चाहे ट्रेन का चैप्टर हो चाहे चोर पुलिस का चैप्टर हो। हाँ, ट्रेन के चैप्टर में थोड़ा सा एडिशनल जानकारी और चाहिए कि खंबा, वृक्ष, आदमी, गाय, इस सब का दूरी नगण्य माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा चोर पुलिस और ट्रेन, ये दोनों चैप्टर इतना ही सूत्र, इतना ही बात से खत्म हो जाती है जी। ठीक है, तो आइए इसको सजाते हैं अपने मैथमेटिक्स फॉर्म में। ठीक है, तो भाई साहब ये 420 मीटर की है दूरी, लेकिन मुझे इसका यहाँ पे यूज करेंगे तो पड़ जाएगा भारी, क्योंकि भाई एग्जामिनर हो गई चालाक। ये तो नहीं पूछ रहा है कि कब पकड़ लेगा, ये पूछ रहा है कि 3 मिनट के बाद चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी शेष रह जाएगी। तो पहले था आपका 420 मीटर की दूरी, अब देखते हैं कि कितना शेष रह जाएगा। तो भाई सापेक्षिक चाल जो फाइनल वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा आपका, तो 25 किलोमीटर में से 20 किलोमीटर घटेगा तो 5 किलोमीटर। चूंकि ये मीटर में दिया है आपका दूरी, तो 5 किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5 गुने 5/18 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 सेकेंड में उन दो, मतलब पुलिस का जो है मतलब उसको पकड़ने की चाल हो जाएगी, सापेक्षिक चाल, है ना। तो 3 मिनट समय दिया है, तो 3 मिनट का मतलब कितना होता है मेरे भाई, 180 सेकेंड। तो 180 गुने 5/18। अब इतना मीटर जो है आपका दूरी तय कर लेगा ये 3 मिनट के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए 18 दाहिन के 110, ठीक है, 5 25 दाहिन के 250 मीटर जो है पछुआ आगे चला जाएगा 420 से। तो 420 माइनस 250 घटा दीजिए, 0, 12 में से 5 गया तो 7, अब 3 में से 2 गया तो 1, 170 मीटर है कहीं ऑप्शन, कहीं भी नहीं है। तो कोई बात नहीं जी, है ना, कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो क्या हुआ, ऑप्शन तो मैं ही लिखा हूं, है ना, तो ये नहीं है भाई, है ना। तो राइट आंसर आपका 170 मीटर होगा कि शेष बचेगा। यहाँ पे शेष की बात कर रहा है। अगर ये पूछा जाए कि कितनी दूरी तय कर लेगा, तब हो जाएगा आपका 250 मीटर, जो इस ऑप्शन में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है मेरे से टाइप करने में, है ना। तो शेष यहाँ पे है, तो शेष के हिसाब से 170 बचेगा, और जो चला पुलिस जो है उसको नजदीक किया, वो पुलिस जो है 270 मीटर जो है उसके नजदीक पहुंच गया। ठीक है, 250 की दूरी तय हुई। ठीक है, इसके अलावा 16 का घन और 48 के वर्गों का महत्तम समावर्तक क्या होगा।
16 का घन, और जो सापेक्षिक चाल से वहां पे चलना था भाई, कोई अकेला एक आदमी तो चलेगा नहीं, क्योंकि चोर रुका तो है नहीं, चोर भी भाग रहा है, पुलिस भी भाग रहा है। इसकी चाल ज्यादा है, इसकी चाल कम है, तो दोनों की घटा वही चाल है, तो वो चाल से कितना देर में चलेगा वो चीज बताना था, ठीक है। और 16 का घन 48 के वर्गों का महत्तम समावर्तक क्या होगा। अब 16 का घन है मतलब 16 आपका 3 बार लिखा है, और 48 का स्क्वायर है मतलब 48 आपका 2 बार लिखा है। अब 16 गुने 16 गुने 16 एक आंकड़ा है, दूसरा आंकड़ा है 16 गुने 3 और 16 गुने 3, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो होगा, न्यूनतम संख्या जो सब में कॉमन हो, वो आपका HCF होता है। LCM जो है सबसे बड़ा वाला पावर लेना है, तो यहाँ पे आपका 16 का पावर 3 है, यहाँ पे आपका 16 का पावर 2 है, और तो हम 16 का पावर 2 कॉमन लेंगे HCF के लिए, तो 16 का पावर 2, और कुछ आने वाला है क्या, इधर तो कुछ बचा ही नहीं, और इधर बच गया आपका 9, है ना, तो 9 से हमें कोई वास्ता नहीं क्योंकि इधर भी रहना चाहिए, तो 16 का स्क्वायर ही आपका महत्तम समावर्तक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, 120 मीटर की दूरी से चोर पुलिस को देखता है, उसी समय चोर 20 किलोमीटर पर आवर से भागना स्टार्ट कर देता है। देखिए 2-3 शिफ्ट की क्वेश्चन है, तो आपको 2-3 एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। 120 मीटर की दूरी, पुलिस को चोर को देखता है, अब 120 मीटर की दूरी है, चोर की जो है चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, ये है चोर आपका, और ये आपका जो है पुलिस, इसका जो है 26 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और इसके बाद बोलता है कि प्रति घंटा को पकड़ना चाहता है, कितने समय में चोर पकड़ा जाएगा। ये बड़ा सरल सा पूछा था, इससे पहले वाला थोड़ा सा जिसको कैलकुलेशन नहीं समझ में आता उतना वो गलती करेगा वहां पे, ठीक है। तो सापेक्षिक चाल यहाँ पे क्या हो जाएगी चोर को पकड़ने के लिए, 26 में से 20 गया तो 6 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपका सापेक्षिक चाल। आपका दूरी दे रखा है मीटर में, तो इसे मुझे मीटर में बदलना होगा, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, इसी में मुझे आपको रखना है। तो क्या हो जाएगा 120 बट्टा 6 गुने 5/18, 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगा, इसको करेंगे तो ये 5/3 हो जाएगा, 120 गुने 1 गुने 3/5 नीचे आ जाएगा, इसको काटेंगे 5 से 5 दूना के 10, ऊपर जो 24, 24 दिया के 72 सेकंड लगेगा जी। अब 72 सेकंड जब लगेगा तो 72 सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड न लगना चाहिए जी। यहाँ पे कहाँ ऑप्शन है भाई, 1 मिनट 12 सेकंड, 1 सेकंड, 120 मीटर की दूरी है, 20 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 6 हो गया, 5/18 से गुना हुआ, 6 का 18 हुआ, 120/1 गुने 3/5। अब 5 से काटेंगे 120 को तो 24 ना होगा, और 24 तिहाई के 72 ना होगा भाई, 72 सेकेंड होगा, कुछ मिस हो रहा है ऑप्शन में, 72 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, इसे 72 बना लीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे, बैठ जा बेटा, जाओ ना पूजा करके आओ। ए तथा बी किसी काम को 16 दिनों में एक साथ पूरा कर सकता है, बी अकेले उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, ए यह काम को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। अब देखिए ए और बी किसी काम को आपको 16 दिन में कर सकता है, बी अकेले 24 दिनों, मैंने 2 आदमी का बताया था कि 2 आदमी का कैसे होता है, ए गुने बी बट्टा ए प्लस बी बराबर दोनों जो इतना दिन में मिलकर काम करता है, ठीक है। तो इसी में रख देंगे, निकल जाएगा। तो ए और बी का 16 दिन, ए किसका पता है भाई, बी का पता है, तो 24, ए का पता नहीं है, ए लिख लिया, ए गुने बी बट्टा ए प्लस बी, तो 24 प्लस ए कर लेंगे, यहाँ से ए का आराम से निकलेगा, 8 त्रिक 24, 8 दूनी की 16, है ना, 24 दूनी की 48 प्लस 2a बराबर 3a, ठीक है। ए का इधर से वैल्यू निकालेंगे, 3 में से ए जाएगा तो ए बचेगा, तो ए का मान निकलेगा 48, तो ए जो है अकेला 48 दिन में काम करेगा, ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, यदि ठंडी का औसत टेम्परेचर 8 डिग्री, यदि ठंडी का औसत टेम्परेचर 8 डिग्री और गर्मी का औसत टेम्परेचर 34 डिग्री, तो दोनों का औसत पूछा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही गूगली क्वेश्चन, हर क्वेश्चन टफ ही नहीं पूछा जा रहा है। तो भाई यहाँ पे आंकड़े कितने हो गए, तो 2, कौन कौन सा आंकड़ा है, एक है ठंडी और एक है गर्मी, ये दोनों आंकड़ा है। हमारा औसत क्या होता है, टोटल आंकड़ों का योग, टोटल जो है एडिशन, टोटल का ऐड बट्टा टोटल आंकड़ा होता है ना, ये होता है आपका हमारा क्या जो है औसत का सूत्र होता है। तो यहाँ पे हमारा आंकड़ा है 2 और टोटल एडिशन कितना हो गया, 34, 8, 8 4 12 42, और आंकड़ा है 2, तो कितना हो गया 21 डिग्री टेम्परेचर जो है औसत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, राम किसी काम को 40 दिनों में, श्याम उसी काम को 80 दिनों में, दोनों मिलकर 20 दिनों तक काम किया तो काम कितने शेष बचे हुए हैं। देखिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो बच्चे को मतलब बिल्कुल जो है आपका रटंत जैसे पढ़ा है कि भाई इस टाइप का हिसाब ऐसे बनाया जाता है और उसके आगे वो सोच नहीं डेवलप कर पाता है तो उसको तकलीफ होगी। क्योंकि देखिए सब काम जो है पूरा करना तो सीख लिया होगा, लेकिन कितना काम शेष बचेगा अगर ये सब की नॉलेज नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो अच्छे से सुनिए। और मैं बता रहा हूँ एक चीज कि इसमें जो है ए और बी करके नाम दिया था, ए और बी लिखना मुझे जो है बहुत ही मतलब थोड़ा दिक्कत होती है, इसीलिए मैं जो है आपको राम श्याम लिख देता हूँ। आप अधिकांश मेरे मैथ के प्रश्न में राम श्याम ही देखेंगे, है ना, क्योंकि ये इजी नाम है और लेने में भी अच्छा लगता है, दोनों प्रभु का नाम है, ठीक है। तो राम किसी काम को 40 दिन में, श्याम उसी काम को 80 दिन में, दोनों मिलके 20 दिन तक करता है। तो भाई 40 और 80 का एलसीएम हो गया आपका 80, 80 हमारा टोटल काम हो गया, है ना। उसके बाद एलसीएम लेते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं, 40 से भाग देंगे राम की इफिशियंसी 2, 80 से भाग देंगे श्याम की इफिशियंसी 3, तो एक दिन में होगा 3 काम। तो 20 दिन तक साथ में किया है तो इसको हम 20 से गुना कर लेते हैं, तो 20 दिन में कितना काम किया होगा, 60 काम। अब भाई 80 का 60 काम हो गया तो 80 का कितना काम बचा होगा, 20 काम। तो 80 का कितना प्रतिशत है, 20% में दिया था, 20 गुने 100/80, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, 25% काम शेष बच गया है, 75% काम हो गया है। आई होप आपको समझ में आया। 40 और 80 का एलसीएम 80, इफिशियंसी निकाल लिया, राम का निकला 2, श्याम का निकला 1, एक दिन में मिलके होती है 3 काम, 20 दिन तक साथ में काम किया है, 20 तिहाई के होगा 60 काम, 80 है टोटल वर्क, तो 80 का 60 कितना प्रतिशत, तो 75%, तो 75% काम हो गया तो शेष कितना बचेगा, 25%। एक प्रश्न पूछा गया, राम किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, उन्होंने 4 दिनों तक काम किया तथा शेष काम श्याम ने 18 दिन में पूरा किया, तो बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए बी लिखा गया, मतलब श्याम से पूछ रहा है, ठीक है, श्याम का पूछ रहा है। तो देखिए राम किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, उन्होंने 4 दिन तक काम किया, तो भाई एक दिन में कितना काम किया होगा, 1/15 समय का उल्टा काम होता है, तो 1/15 काम एक दिन में किया होगा, और 4 दिन तक किया तो 4/15 काम किया होगा कौन, पहला आदमी यानी राम। तो शेष काम कितना बचा होगा, एक काम होता है टोटल, तो एक में से 4/15 घटाएंगे तो 11/15 जो है ये शेष काम होगा। अब ये शेष काम जो है 18 दिन में श्याम कर पा रहा है, 18 दिन में कर रहा है 11/15 काम, तो एक काम कितने दिन में करेगा, कुछ नहीं क्रॉस गुना कर देना है, 18 गुने 15/11 दिन। इसको काट खूट के जो आंसर आए ना यही आंसर होने वाला है इस सवाल का। इस प्रकार के कैलकुलेटिव मैथ भी पूछे गए आपके एग्जाम में, ठीक है। इसको काटेंगे ना तो कुछ जो है 18/15 कितना हो जाएगा जी, 180 और 90, 9 तिया के 70, 270, 270/11, अगर 10 होगा तो 27, यानी 25 के समथिंग आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, बेलन का अर्ध व्यास क्या होगा, हाफ व्यास यानी रेडियस, यदि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1650 तथा ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर दे दिया है। दोस्तों मैं आप लोगों से एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं, कुछ बच्चे हैं जो हमारे ही वीडियो चुरा के खुद का चैनल खोल लिया है। अरे कम से कम जो है एडिट तो थोड़ा बहुत मार लो, नहीं तो हूबहू डालोगे ना तो यूट्यूब वाले स्ट्राइक दे देंगे और तुम्हारा जो है वीडियो फिर कोई नहीं देखेगा, पब्लिक होगा ही नहीं। तो अगर चुराना ही है तो अच्छे से चुराओ, है ना। बेलन का अर्ध व्यास क्या होगा, यदि वक्र पृष्ठ 1650 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपका 15 सेंटीमीटर है, तो आपका रेडियस पूछ रहा है ना। पहले बेलन से थोड़ा परिचय कर ले, थोड़ा सा जो है आपका यहाँ पे पूरा सूत्रों का रिवीजन करवा देता हूँ ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। देखिए बेलन इस प्रकार के होते हैं, बेलन में जो ये से ये वाला जो आप बीच में अभी जो आप पेन पे ध्यान दीजिए, ये वाली जो रेखा है इसे जो है हाइट कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ वाली रेखा जो है यहाँ वाली, यहाँ पे सेंटर होती है, इसे रेडियस कहा जाता है, ठीक है। और बेलन का जो ये दोनों मुंह होता है आपका कैसा होता है, सर्किल के जैसा होता है। बेलन का आयतन का सूत्र होता है जी πr²h, πr²h। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, जो ये प्रश्न में लिखा है, वक्र पृष्ठ करने का मतलब पार्शियल सरफेस, यानी वक्र मतलब पार्शियल सरफेस, मतलब पूरा नहीं। जैसे इसे कैसे समझेंगे, मान लीजिए
कि आप जो है ये आपके दरवाजे पे कोई कार है, अब कार को जो ढकते हो ना तो कार के नीचे चेचिस को थोड़ी कोई ढकता है भाई, तो वक्र पृष्ठ हुआ। अगर चेचिसों को ढक के कहीं एक धागे से ऐसे क्रेन में लटकाओगे ना तो उसे संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। तो जब कहीं से भी सांस लेने की जगह नहीं हो तो उसे संपूर्ण पृष्ठ, और जब जो है नीचे का पोर्शन चाहे ऊपर का पोर्शन जो दिखने लायक है वो मतलब दिखा ही, वहां पे कोई भी कवर नहीं है, तो उसे वक्र पृष्ठ कहा जाता है ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अगर आप थर्मस कहीं ले जाते हो तो आप गर्मी के दिन में देखोगे कि गांव घर में लोग बोरिया सिल के और प्लास्टिक के बोतल के ऊपर में पहना देता है कि पानी ठंडा रहेगा, तो प्लास्टिक के पेंदिया में पहनाता है जी, ये जो पेंदिया रहता है इस प्रकार से बोतल रहता है, तो इस पेंदिया में तो नहीं पहनाता है, तो ये हो गया वक्र पृष्ठ। आप पेंदियों को पहना देगा तो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, है ना। तो ये होता है समझने की बात, है ना। तो बेलन का आयतन जो है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। उसके बाद वक्र पृष्ठ का बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ होता है टू पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो इसी वक्र पृष्ठ में जो है ये आपने देखा कि दोनों मुंह इसका सर्कल के जैसा होता है, तो दो बार सर्कल का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर टू पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है। इसी में से टू पाई आर कॉमन लेते हैं, एच प्लस आर जो है आपका फाइनल सूत्र आ जाता है। तो ये तो हो गई सूत्रों की रिवीजन। अब इसे बना लेते हैं, तो फिर बनाना ही क्या है, मेंसुरेशन तो सूत्रों का खेला है भाई, है ना। तो वक्र पृष्ठ होता है टू पाई आर एच, तो 2 गुने पाई का मैं पाई ये लिख दूं क्या 22/7। चलिए सॉल्व कर देते हैं, ऑप्शन दिया है 22/7। आर का वैल्यू मुझे पता नहीं जो निकालना है, एच का वैल्यू 15 है, ये है आपका 1650 के बराबर, है ना। यहाँ से 7 तो कटेगा ही नहीं, चलिए नहीं कटेगा कोई बात नहीं। 11 दूनी की 22, 11 ही का 11, 11 25 150 से कटेगा, है ना। 15 दही के 150 कट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 2 पचैया के 10 कट जाएगा, 7 पचे के 35/2 आपका आंसर होगा। कोना कानी गुना इस 5 से 7 को है, 2 में तो कुछ बचा ही नहीं, तो आपका 2r बराबर 35, तो r बराबर 35/2, 35/2 करने का मतलब 17.5। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बहुत अच्छा सवाल पूछा गया यहाँ पे कि भाई 5 रुपया में मैं इधर रुपया लिखता हूँ, और ये मैं सिखा चुका हूँ, ये रुपया है और ये पीस है, मैं ये सिखा चुका हूँ, ठीक है। कि 5 रुपया में 2 के लागत से जो है खरीदा गया, 5 रुपया खर्च करता है 2 पीस मिलता है। एक दूसरी प्रकार की वस्तु 3 रुपया में 3 गो रुपया खर्च करता है, 5 गो वस्तु मिलता है, ठीक है। 20% की लाभ रिक्वायर्ड है, तो बोलता है कि 100 नग वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी 100 पीस वस्तु को कितने रुपए में बेचे जाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल, उम्दा सवाल इसे कहा जा सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि ऐसे सवाल में हमेशा पीस का एलसीएम ले लेना, तो 2 और 5 का एलसीएम होता है जी 10, ठीक है। अब इस 10 सामान को जो है आप इस रेट से एक बार खरीदो, तो इस रेट से खरीदेगो तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा जी, यानी 2 पचई के माने 2 पीस का 5 कुड़िया लगाना पड़ेगा, तो 5 बार 5 रुपया भी देना पड़ेगा ना, तो 25 रुपया लगाना पड़ेगा 10 पीस खरीदने के लिए। अब पीस इधर ध्यान दीजिएगा, ये 10 गो पीस हो गया है ना। इस दाम से भी 10 पीस खरीदेंगे तो 5 का 2 गो कुड़िया लगेगा, तो पाइयों में 2 गो कुड़िया लगेगा, तो पाई होगा 6 रुपया खर्च, यानी 3 दूनी के 6, है ना। इधर भी हो जाएगा 10 पीस। सामान आपके पास हो गया है 20 पीस, रुपया आपका टोटल इन्वेस्ट हो गया है 25 और 6 31 रुपया। 31 रुपया में 20 पीस सामान मिला है, तो आप आराम से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। 31 रुपया में 20 पीस सामान मिला है, 31/20 जो है आपका एक पीस का दाम निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है 20% की लाभ रिक्वायर्ड है, तो 120 से बट्टा 100 से गुना कर ले, यानी 6/5 से, है ना। अब देखिए नीचे मिला के दिया रहता है मेरे भाई, 100 वस्तु आ गया नीचे, 100 वस्तु ऊपर में है पैसा 31 गुने 6, तो 100 वस्तु को आप 31 गुने 6/20 गुने 5 नीचे में आया ना जी, इतना किए तो एक देखिए 100, ये नीचे में तो 20 पीस लिखे थे भाई, पीस से भाग देंगे तब एक वस्तु का क्रय मूल्य निकलेगा, है ना। और 6% लाभ था तो उसको मैं गुना किया था 120/100 से, है ना। तो ऊपर में गुना 31 और 6 को गुना करेंगे, 6 18 6 186, यानी 100 वस्तु की दाम 186 रुपया होगा इस सौदा में, तब 20% का लाभ होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, सीजीएल लाइक क्वेश्चन था, है ना। अगला एक प्रश्न पूछा गया 12 और 48 का लघुत्तम समावर्तन, लघुत्तम और महत्तम दोनों क्या होगा। ये थर्ड शिफ्ट के प्रश्न है, और ये कोई देशमुख साहब है, इन्होंने क्वेश्चन पोस्ट किया, आप टेलीग्राम पे भी जाके देख सकते हैं, है ना। तो 12 और 48 का जो है, इसमें मैंने अभी बताया कि भाई लघुत्तम जो होता है, लघुत्तम में सबसे बड़ा वाला पावर लेना है,
और महत्तम में सबसे छोटकू लेना है। तो महत्तम क्या हो जाएगा, 12 48 में स्वयं महत्तम 12 हो जाएगा, क्योंकि 48 जो है 12 गुने 4 है, तो 12 का पावर 1 और 4 के पावर 1 है। तो HCF जो होगा, जो दोनों में कॉमन हो, तो HCF आपका 12 हो जाएगा। LCM दोनों में कॉमन हो तो होवे करता है, जो नहीं रहता है वो साथ में आ जाता है, तो ये भी हो आ जाएगा। तो 48 हो जाएगा LCM और HCF हो जाएगा आपका 12। इसके अलावा 12 आदमी किसी काम को 10 दिनों में प्रतिदिन 4 घंटा काम करते हुए कितने आदमी 12 आदमी किसी काम को 10 दिनों में 4 घंटे प्रति काम करते हुए करते हैं, यहाँ पे है इंफॉर्मेशन। तो कितने आदमी प्रतिदिन 5 घंटा काम करके 24 दिनों में काम को समाप्त करेगा। देखिए M1D1 MDH मसाला का नाम आपने जरूर सुना होगा, आपको MDH मसाला याद रखना है। लेकिन मैंने इसमें एक चीज बताया था, ठीक है, जो आपको नहीं रहती है जानकारी और एग्जाम में गलती हो जाती है। इसमें मैंने बताया था कि जब एग्जामिनर आपको काम में चेंजेस करे कि काम 1 काम 2 है ना, पहले एक अलग काम करवाए, पहले 5 गो खड्डा खोदवाए, फिर जो है अगले बार 10 गो खड्डा खोदने को बोल रहा है, तो काम में चेंजेस हो गया, यानी एक बार जितना काम हो उससे दुगुना काम हो रहा है, तो हम इसको पलट देते हैं। यानी जो M1 के साथ लिखेंगे वहां W1 लिखते हैं, और M2 के साथ W जो है 1 W2 लिखते हैं, ठीक है, सॉरी W1 M2 के साथ और M1 के साथ W2 लिखते हैं, यानी इसको जो है उल्टा कर देते हैं, बाद बाकी सब एज इट इज ही रहता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए 12 आदमी M1 यहाँ पे बोल रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 10 दिनों में प्रतिदिन 4 घंटा काम करते हुए करते हैं, वो कितने आदमी प्रतिदिन 5 घंटा काम करके 24 दिन काम को समाप्त करेंगे। लेकिन काम सेम ही है, यहाँ पे जो है काम सेम है, काम का जिक्र कर ही नहीं रहा है कि अलग काम करवाना है, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा बैठा दूंगा 12 M1 D1 10 H1 MDH 4, ठीक है। M2 पता है क्या जी, M2 नहीं है पता है कितना आदमी चाहिए, तो M2 पता नहीं है। इसके बाद हमारा H2 पता है जो दिया गया है आपका 5। इसके अलावा D2 पता है जो दिया गया आपका 24। अब आराम से काट लेंगे जी, 12 दूनी की 24 है ना, 5 दूनी की 10, 10 उड़ गया, तो यही 4 बचा। M2 का वैल्यू आपका आ गया 4। तो 4 आदमी जो है M2 है ना, 4 आदमी 5 घंटे रोज काम के 24 दिनों में वही काम को समाप्त करेगा। अगला प्रश्न जो थर्ड शिफ्ट का है, ये 7.7 रूट त्रिज्या वाले गोले का आयतन। देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों देखिए गोला में जो है कोई फंक्शन नहीं है वक्र पृष्ठ का, लेकिन अर्धगोला के अंदर वक्र पृष्ठ का भी फंक्शन है। तो अर्धगोला के अंदर वक्र पृष्ठ पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद गोला में एक ही क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। और अगर गलाने पचाने की बात कहें ना कि एक शेप से दूसरा, जैसे मान लीजिए कि अर्धगोला से गोला बना दिया गया, तो भाई किस चीज का सूत्र लगाओगे, आयतन का। दोनों के बराबर आयतन कर देना है, इंफॉर्मेशन के पुट करना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या दिया है आपका 7√7 और गोला का जो है आयतन पूछा जा रहा है, तो 4/3 पाई गुने 7√7 का जो है क्यू हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे जहां तक तथ्य से ज्ञात हो रहा है कि भाई ये जो है पाई के फॉर्म में ही आंसर दिया होगा, क्योंकि नहीं तो ये कैलकुलेशन बहुत विस्तृत होगी, या फिर रूट के फॉर्म में होगा। जैसे 3 बार करेंगे तो 7 7 49 7 343, इसमें से भी एक 7 और निकलेगा, ठीक है, तो उसको भी गुना करना पड़ेगा। ये बहुत लंबा कैलकुलेशन है, इसीलिए हमको लगता है पाई का मान जो है रख लिया होगा, क्योंकि एक साथ उड़ेगा इससे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आप लोग मुझे बताइएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। सॉल्व करने की कोई बात नहीं है, फोर्थ शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो भी आती होगी, तो वो भी क्वेश्चन इकट्ठा करना पड़ेगा। बच्चे लोग क्वेश्चन भेज रहे हैं टेलीग्राम पे। 12 और 108 का मध्यानुपाती, 5 और 15 के तृतीयानुपाती के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए मैं सेम सवाल आपको बताया था कि नहीं बताया था कि भाई आजकल जो है एग्जामिनर चालाक हो गया है, एक सिलेबस में पूछता ही नहीं मध्यानुपात, इसमें कुछ और घोंच लगा देता है। तो मध्यानुपाती क्या होता है, दोनों को रूट के अंदर डाल के निकालने का। तो भाई 108 और 12, 108 और 12, 108 में क्या है 12 गुने 9 है, और ये 12 पहले से है, तो 12 गुने 3 हमारा बाहर निकलेगा, 2 12 का 1 12 और 9 का 3 निकलेगा, तो 36 निकल के आ गया मध्यानुपाती।
तृतीयानुपाती क्या होता है, सेकेंड वाले का स्क्वायर और पहले वाले से भाग, तो 15 का स्क्वायर और 5 से भाग, है ना, तो 5 तिहाई के 15, ये हो गया हमारा 45। 36 और 45 में कितने का डिफरेंस है मेरे भाई, 9 का, तो 9 आंसर है। दोनों का अंतर पूछ रहा है, मध्यानुपाती और इन आंकड़े का तृतीयानुपाती का। चतुर्थानुपाती तो समझते ही है, A/B बराबर C/D होता है। एक प्रश्न पूछा गया था, किसी चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में मिश्रधन मूलधन से 33.1% बढ़ जाता है तो दर क्या होगा। अब जिसको पता है कि भाई 3 साल के लिए 10% दर होती है तो 33.1 हो जाता है। अभी अभी मैंने सॉल्व किया था इसको, है ना, तो एक बार ऐसे पूछा आंकड़ा देके और एक बार डायरेक्ट दर देके पूछा गया कि भाई जो दर क्या रहेगा कि 3 साल में जो है आपका 33.1% जो हो जाएगा भाई जी, है ना, तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा भाई जी, तो ये आपका तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा जो है आपका 10% राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि 35, 52, 58, 12 का औसत क्या होगा। देखिए ये आंकड़ा डिफरेंस हो सकते हैं क्योंकि बच्चे जो है इसमें जो है औसत जो है बोला कि भाई आंकड़ा दिया था, औसत निकालने को पूछा गया है, वही देशमुख जी बताए थे। तो यहाँ पे देखिए इसमें इसको क्या होता है, टोटल आंकड़ों का योग बटा टोटल आंकड़ा। तो यहाँ पे टोटल आंकड़ा मैंने 4 रखा है, हो सकता है कि वहां 6 हो, तो 6 से भाग देना होगा सबको जोड़ के, यहाँ सबको जोड़ के 4 से भाग देना होगा। एक प्रश्न पानी और दूध के मिश्रण से आया था, अगर किसी भाई बंधु को ये प्रश्न पता हो तो बता दीजिएगा, मैं जीके वाली वीडियो में भी बता दूंगा ताकि आपको जो है फायदा पहुंच पाए। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।